सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपना किरण पब्लिकेशन से इंडियन पॉलिटी। और आज के सेशन में हम कवर करेंगे, आज का हमारा सेशन नंबर 4 है इंडियन पॉलिटी का, और इसमें हम टाइप 2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 35 कवर करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, विच अमंग द फॉलोइंग रेट्स comes into the category of public interest public litigation petition before high court और supreme court। सो इसमें हमें पूछा है बेसिकली किस डोमेन में ये पीआईएल जो है उसको किस डोमेन में बेसिकली फाइल कर सकते हैं। सो क्वेश्चन आप सिंपली इतना समझो। तो आप में से काफ़ी लोगों को पता होना चाहिए ये कि एक टर्म होती है पीआईएल, इसका फुल फॉर्म क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। सो पीआईएल जो है ये कौन फाइल कर सकता है, तो ये कोई भी जनरल पब्लिक कोई भी फाइल कर सकती है। किस में, सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में, राइट। सो ये वहीं पे ही जाकर मतलब आप लोग इसको फाइल कर सकते हैं। और वैसे आपने कई ऑनलाइन कैंपेन्स भी देखे होंगे जिसमें वो आपने इस तरीके से देखा होगा, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, उसमें हेडिंग ऐसे कुछ लिखा होता है ना, उसमें फिर काफ़ी लोगों के उसमें साइन मांगे जाते हैं, है ना। मतलब काफ़ी लोगों के उसमें उसको बोला जाता है कि आप इसको एडवोकेट करो, है ना। तो इस तरीके से आपने इसको ऑनलाइन फॉर्म्स भी कुछ फिल किए होंगे। सो ये जो पीआईएल फाइल किया जाता है, इसका सब्जेक्ट मैटर क्या होता है, ये लाइक किसके लिए पर्पस क्या होता है। सो जब भी आप के साथ या फिर आपके किसी जानने वाले के साथ आप देखते हैं कि उसके साथ सोशल इनजस्टिस हुआ है, ठीक है, सो आप क्या कर सकते हैं, इस पीआईएल को फाइल कर सकते हैं, ठीक है। ये जो होता है एक जर्नल टॉपिक के ऊपर फाइल होता है, यानी कि आप कुछ भी मतलब कोर्ट के अगेंस्ट नहीं जा सकते, किसी ब्यूरोक्रेट के अगेंस्ट नहीं जा सकते, किसी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट नहीं जा सकते, किसी भी ऑफिसर या किसी के अगेंस्ट नहीं जा सकते, ठीक है। तो उनके अगेंस्ट ये सब चीज़ें फाइल नहीं होती। लेकिन आपके साथ कुछ भी अगर सोशली इनजस्टिस हुआ है, कुछ चीज़ आपको लग रहा है कि सोसाइटी में कुछ गलत चल रहा है, ये कुछ गलत हुआ है सोसाइटी में, तब आप क्या कर सकते हो, आप एक पीआईएल को फाइल कर सकते हो, ठीक है। ऐसे एक इंडिविजुअल भी फाइल कर सकते हैं और एक ग्रुप ऑफ पीपल भी इसे फाइल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये किस पे होना चाहिए, ये जनरल टॉपिक पे होना चाहिए, किसी भी जनरल टॉपिक पे, ठीक है। तो नॉट शुड नॉट बी अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ लोअर कोर्ट और अगेंस्ट पॉलिटिकल इंटरफेरेंस या फिर चैलेंज टू इलेक्शंस ऑफ द ऑफिस बियरर्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। तो इन सब चीज़ों के अगेंस्ट नहीं हो सकता, ये एक जनरल टॉपिक के अगेंस्ट किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया इज कंसिडर्ड एज अ रिपब्लिक मेनली बिकॉज। तो इंडिया को हम रिपब्लिक बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो हमारे हेड ऑफ स्टेट है, इसका सिंपल सा मीनिंग क्या होता है, जो हमारे हेड ऑफ स्टेट है वो इलेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पे फर्स्ट ही ऑप्शन है, द हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड, ठीक है। इसलिए हम जो कंट्री हमारे इंडिया वो क्या है, रिपब्लिक। वो क्यों कहलाती है, क्योंकि जो हमारे हेड ऑफ स्टेट है यानी कि जो हमारे प्रेसिडेंट है वो क्या है, वो इलेक्ट होके आते हैं, ठीक है। उनके इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं एंड देन वो इलेक्ट होके आते हैं, क्लियर है। यानी कि हम मोनार्की फॉलो नहीं कर रहे यहाँ पे। मोनार्की में क्या होता है कि हेड ऑफ द स्टेट जो होता है वो एक हायरार्किकल ऑर्डर में आ रहा होता है, ठीक है ना, एक अपना फैमिली ट्रेडिशन उसको फॉलो कर रहा होता है, फैमिली हायरार्की को फॉलो कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पे जब हम रिपब्लिक बोल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हेड ऑफ द स्टेट जो है यानी कि प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्ट होके आ रहे हैं, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what was the exact constitutional position of Indian Republic when the constitution was brought into force with effect from 26th of January 1950। सो उस टाइम हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या थी इंडिया की। सो ये टर्म्स दे रखे हैं, तो इसमें से जो हमारी उस टाइम पे पोजीशन थी ना वो थी सॉवरेन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ये जो वर्ड्स हैं सेक्युलर एंड सोशलिस्ट ये बाद में ऐड करे गए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा कि उस टाइम यानी कि 26 ऑफ जनवरी 1950 को क्या कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन थी, प्रियम्बल में आपके ये टर्म्स थे सिर्फ, सोवरेन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। सोशलिस्ट एंड सेक्युलर ये टर्म्स ऐड करे गए थे आपके 1976 में, आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था कब, 1976 में। और ये आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जो हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पढ़ेंगे तो हम 42 को पढ़ेंगे और 44 को ही पढ़ेंगे, ठीक है। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। इसमें काफ़ी सारे अमेंडमेंट्स हुए थे, ठीक है, तो इसको हम देखेंगे। इसमें बेसिकली ये 3 टर्म्स ऐड करे गए थे, सेक्युलर, सोशलिस्ट और आपका इंटेग्रिटी, ठीक है। ये 3 टर्म्स इसमें ऐड करे गए थे, तो आप इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट 4, विच रिट इज इशूड बाय अ हाई कोर्ट और अ सुप्रीम कोर्ट टू कंपेल एन अथॉरिटी टू परफॉर्म अ फंक्शन दैट इट वाज नॉट परफॉर्मिंग। सो रिट को इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले हमें क्या समझना पड़ेगा, रिट्स को 5 टाइप्स के रिट्स होती हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हम इन 5 रिट्स को समझते हैं,
ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन पांचों रिट्स को समझेंगे। ये किसके अंदर फॉल करता है, ये आर्टिकल 32 के अंदर फॉल करता है। ठीक है, आर्टिकल 2 है ना, 32 है आपका, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, है ना। और इसके तहत क्या होता है, आर्टिकल 32 में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दे रखी है। ठीक है, आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो अगर किसी भी पर्सन की फंडामेंटल राइट अगर वॉलेट होती है तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली क्या कर सकता है, इन रिट्स को इश्यू कर सकता है। रिट क्या होता है, बेसिकली एक ऑफिशियल ऑर्डर होता है। ठीक है, रिट एक बेसिकली एक ऑफिशियल ऑर्डर होता है जो कि कौन जारी करता है, जनरली सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट इसको इशू करते हैं। क्लियर है। सो सबसे फर्स्ट रिट जो है हमारे पास, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमें 5 तरह के रिट्स दे रखे हैं। ठीक है, यानी कि 5 तरह की, एक तरीके आप कह सकते हैं कि हेल्प के लिए ये 5 तरह के रिट्स दे रखे हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पे है हबीज कॉर्पस। इसको समझो, एक एग्जांपल के तहत इसको समझते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, सबसे पहले इसका मतलब होता है, क्योंकि ये सब क्या है, ये सब लैटिन टर्म्स हैं, तो इसको हम पहले इनका मीनिंग देखते हैं। इसका मीनिंग क्या है, ब्रिंग द बॉडी। ठीक है, इसका लिटरल मीनिंग इसका होता है ब्रिंग द बॉडी। अब बॉडी का मतलब यहाँ पे जो है ना, ये आपका या तो अलाइव और डेड। ठीक है, यानी कि जब हम कह रहे हैं कि ब्रिंग द बॉडी, तो इसका मतलब जब ये कोर्ट इशू करता है ब्रिंग द बॉडी, तो इसका मतलब है कि बॉडी मेरे को चाहिए, चाहे वो जिंदा है पर्सन या वो मर गया है, मेरे को उसकी क्या चाहिए, बॉडी चाहिए मेरे को अपने सामने। सो हबीज कॉर्पस बेसिकली कब इशू होता है, अब इसको एग्जांपल से समझो। सपोज करो एक पर्सन ए है, ठीक है, उसको क्या हुआ, उसका एक आर्बिट्ररी डिटेंशन हुआ, यानी कि पुलिस ने उसको कस्टडी में ले लिया विदाउट एनी वारंट। ठीक है, यानी कि वारंट नहीं है पुलिस के पास, लेकिन फिर भी पुलिस ने उसको क्या ले लिया, कस्टडी में ले लिया। कुछ भी रीजन हो सकता है, कुछ भी XYZ रीजन हो सकता है। ठीक है, कुछ तो उसको थ्रेट लगा, पुलिस वाले को कुछ थ्रेट लगा, या फिर कुछ इंटरनल सोर्सेस के थ्रू कुछ गलत इन्फॉर्मेशन मिली। ठीक है, तो पुलिस ने क्या किया, इस पर्सन ए को आर्बिट्ररी डिटेंशन कर लिया। ठीक है, आर्बिट्ररी डिटेन कर लिया अपने पास। और उसके बाद क्या होता है कि जब पुलिस ने इसको कस्टडी में रखा, ठीक है, एक तो सबसे पहले आपको पता है कि आपको 24 आवर्स के अंदर उसको क्या करना है, एक किसी भी नियरेस्ट आपके जो मजिस्ट्रेट है उसके सामने इसको पेश करना होता है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे क्या है अपने पास कि पुलिस ने एक तो पहले उसको डिटेन कर लिया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि अगर आपको पता है, यानी कि अब जो उसका रिलेटिव है ना, जो उसका रिलेटिव है वो क्या करेगा, रिलेटिव हो, फ्रेंड हो, कुछ भी, कोई भी हो सकता है। ठीक है, कोई मतलब ब्लड रिलेशन जरूरी नहीं होना चाहिए, रिलेटिव हो, फ्रेंड हो, कोई भी उससे अगर रिलेशन रखता है तो वो क्या कर सकता है, वो डायरेक्टली जा सकता है कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट। यानी उसका फ्रेंड रिलेटिव कहाँ पे गया, सुप्रीम कोर्ट के पास गया। उसने इस सिचुएशन को इस तरीके से एक्सप्लेन किया कि ये जो डिटेंशन है ये अनलॉफुल है और ये आर्बिट्ररी है। ठीक है, मतलब कुछ भी, ये पर्सन कहीं पे कुछ इन्वॉल्व नहीं था, तो ये उसको कन्विंस कर पाए इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को। मतलब आपको कुछ प्रूफ देने की इतने कुछ बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसके अभी फर्स्ट स्टेज में। अब यहाँ पे क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट ना, अब जब सुप्रीम कोर्ट के पास ये बात गई तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, एक रिट इशू करेगा, किसके अगेंस्ट, पुलिस के अगेंस्ट। ठीक है, जिसने इसको डिटेन किया है, पुलिस ने, जो जिसकी कस्टडी में ये है, उसको, उसके पास इस रिट को इशू करेगा, कौन सी, हबीज कॉर्पस। यानी अब ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, हबीज कॉर्पस रिट इशू करने के बाद सुप्रीम कोर्ट इस पुलिस ऑफिसर या फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने इसको कस्टडी में लिया, उसको ये ऑर्डर दे रहा है, ये ऑफिशियल ऑर्डर दे रहा है सुप्रीम कोर्ट कि ब्रिंग द बॉडी। ठीक है, मेरे को ये बॉडी चाहिए, तुमने इसको मारा है, इसकी डेथ हो गई है, जैसा भी है, जिस भी कंडीशन में ये है, मुझे इसकी बॉडी चाहिए, मुझे ये अपने सामने चाहिए। उसके बाद क्या होता है, जब ये सुप्रीम कोर्ट के सामने जब उसकी पेशी होती है तो उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है कि ये जिस भी रीज़न की वजह से इसको यहाँ पे कस्टडी में लिया गया था, सुप्रीम कोर्ट फिर डिसाइड करेगा कि ये लॉफुल था या फिर अनलॉफुल था। ठीक है, अनलॉफुल। अब क्या होता है कि अगर ये लॉफुल था तब तो उसको एज इट इज कस्टडी में उसको रहने दिया जाएगा, लेकिन अगर ये अनलॉफुल था तो सुप्रीम कोर्ट उसको कस्टडी से निकालेगा हाथों हाथ। ठीक है, मतलब तुरंत ही उसको उसकी कस्टडी से बाहर उसको फ्री कर दिया जाएगा। क्लियर हुआ ये फर्स्ट हमारी रिट थी, हबीज कॉर्पस। इसमें क्या, दोबारा एक बार फटाफट से समझते हैं, इसमें इसका लिटरल मीनिंग क्या होता है, ब्रिंग द बॉडी। ये कौन इशू करता है, सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट, कोई भी इशू कर सकता है इसको। सो आर्टिकल 32 के तहत कौन इशू करेगा, सुप्रीम कोर्ट इशू करेगा।
तो सुप्रीम कोर्ट इशू करता है, इसमें क्या देखा हमने कि पर्सन ही है, उसको आर्बिट्रेरी उसका डिटेंशन हुआ, उसके बाद उसके रिलेटिव या फिर फ्रेंड ने कौन कहाँ पे गए, सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक रिट इशू करी, किसको, जिस भी बॉडी ने इसको क्या किया है, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन ने इसको कस्टडी में लिया है, उसको उसके अगेंस्ट ये रिट इशू करी। फिर उन लोगों ने, वो लोग क्या करेंगे, फिर उसको सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करेंगे और फिर सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि ये एक लॉफुल डिटेंशन था या फिर अनलॉफुल था। अगर लॉफुल होगा तो उसको एज इट इज़ वहीं पे रहने दिया जाएगा, मतलब वापस कस्टडी में भेज दिया जाएगा, और अगर अनलॉफुल है तो उसको रिलीज कर दिया जाएगा। क्लियर है, वो इतना बात। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मैंडमस। मैंडमस का लिटरल मीनिंग क्या है, टू कमांड। ठीक है, यानी कि हम कमांड कर रहे हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है, कमांड कर रही है। अब ये रिट कब यूज की जाती है, जब आपको लगता है कि एक कोई भी आपका गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है या कोई भी आपकी गवर्नमेंट बॉडी है जो कि क्या कर रही है, अपना काम ठीक से नहीं कर रही। ठीक है, मतलब जो उसको काम करना चाहिए, जो उसका मेन उसका ऑब्लिगेशन है, वो उसको अगर एग्जीक्यूट नहीं कर रहे, ठीक है, तो आप इस रेट को इशू करवा सकते हैं, किससे, सुप्रीम कोर्ट से। ठीक है, मैंडेमस का मतलब क्या होता है, टू कमांड, यानी कि जो आपको लग रहा है कि कोई गवर्नमेंट बॉडी है, कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो ठीक से अपना काम नहीं कर रही है, ठीक है, पूरी तरीके से अपना काम नहीं कर रही है वो, या फिर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, इस रिट को इशू करवा सकते हैं। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करेगा कि अपना काम ठीक से करो, मतलब जो भी उसके जितने भी उसके जुरिस्डिक्शन में है, जितने भी उसके ऑब्लिगेशंस हैं, उसको फुलफिल करने के लिए फिर कहा जाएगा, कौन, सुप्रीम कोर्ट उसको फुलफिल करने के लिए कहेगा। क्लियर हुआ। जैसे सपोज आप किसी ऑफिसर के पास गए, ठीक है, अपना कुछ काम करवाने, आपको लग रहा है कि उसने अपना काम ठीक से नहीं करा, ठीक है, जो उसको करना चाहिए था वो काम उसके जुरिस्डिक्शन में है, लेकिन फिर भी उसने नहीं करा। ठीक है, तो आइडियली उसको करना चाहिए ना, वो किस चीज़ की सैलरी ले रहा है, उसी की सैलरी ले रहा है, तो उसको वो काम करना चाहिए था, लेकिन अगर उसने वो काम नहीं किया तो उस केस में इस रेट को इशू करवाया जा सकता है। ठीक है, मैंडेमस को। क्लियर हुआ। और चीज़ देख लेते हैं कि मैंडेमस का मतलब है कमांड, यानी कि हम किसी से कुछ काम करवाना चाहे तो हम इसको करवा सकते हैं, लेकिन हम इसको किसके लिए यूज़ नहीं कर सकते, किस किस के लिए हम इसको इस रेट को इशू नहीं किया जा सकता ना, तो नॉट इश्यूड अगेंस्ट, नंबर 1 प्रेसिडेंट, हम प्रेसिडेंट को जो है ऑर्डर नहीं दे सकते। सिमिलरली गवर्नर को भी हम ऑर्डर नहीं दे सकते। ठीक है, गवर्नर और प्रेसिडेंट को हम ऑर्डर नहीं दे सकते। एंड नेक्स्ट हम सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनको भी हम क्या नहीं दे सकते, ऑर्डर नहीं दे सकते। क्लियर हुआ इतना पार्ट। लास्ट आता है जितनी भी प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, यानी कि प्राइवेट सेक्टर में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन आती हैं, जितने भी कंपनीज हैं, उनके अगेंस्ट में हम इस रेट को इशू नहीं करवा सकते, क्योंकि वो प्राइवेट कंपनीज हैं। ठीक है, उनको हम ऑर्डर नहीं कर सकते कि आप मतलब किसी भी XYZ रीज़न, जैसे कि कुछ सैलरी आप इतनी दो, इतनी आपको सैलरी इतनी देनी चाहिए, या ये काम ऐसे करना चाहिए, हम प्राइवेट सेक्टर को क्या नहीं कर सकते, ऑर्डर नहीं दे सकते। ठीक है, गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट ये किसके लिए करवाया जा सकता है, सिर्फ जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, गवर्नमेंट बॉडीज हैं, उनके लिए सिर्फ ये रेट इशू करवाई जा सकती है। क्लियर हुआ इतना बात। तो मैंडेमस का मतलब है कमांड। ठीक है, ये मैंड कमांड, ठीक है, मैंड कमांड, इस तरीके से इसको याद कर लेना, ये हो जाएगा मैंड, और इसमें भी आ रहा है मैंड, ठीक है ना, तो कमांड मैंड, ठीक है, इस तरीके से याद हो जाता है। नेक्स्ट प्रोहिबिशन, प्रोहिबिट करने का मतलब क्या होता है, मना करना, ठीक है ना, रोक लगाना किसी चीज पे। सो ये भी उसी की तरह है। प्रोहिबिट का करने का मतलब क्या होता है, सपोज एक है सुप्रीम कोर्ट और एक है हमारे लोअर कोर्ट्स, यानी कि अपना हाई कोर्ट हो गया, और उसके बाद भी फर्दर जो आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वगैरह हो गए। ठीक है, इस केस में क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट को जब लगता है कि एक लोअर कोर्ट, सपोज हाई कोर्ट ही कुछ क्या देने वाला है, कुछ जजमेंट सुनाने वाला है ना, हाई कोर्ट कोई जजमेंट देने वाला है, और वो किसी ऐसे केस में जजमेंट देने वाला है हाई कोर्ट, जो कि हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में ही नहीं है। ठीक है, यानी कि उसके एरिया में ही वो नहीं आता। ठीक है, उसके एरिया ऑफ इंटरेस्ट में वो नहीं आता, तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट ये रिट जारी कर सकता है, प्रोहिबिशन, और उसको रोक देगा कि आप जो भी जजमेंट सुनाने वाले हो इस केस से रिलेटेड, आप इसको रोक दो, और इस केस को कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सिमिलरली ये नीचे भी ऐसे ही होगा। ठीक है, अगर उसको लग रहा है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कुछ ऐसा कर रहा है, तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट ट्रांसफर होगा, देन फिर आगे हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से केसेस ऐसे ट्रांसफर हो सकते हैं। क्लियर है। तो प्रोहिबिशन का मतलब है कि अगर कोई भी लोअर कोर्ट अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर कोई जजमेंट सुनाता है, या फिर कोई जजमेंट अनलॉफुल तरीके से सुनाता है वो, ठीक है,
कोई जजमेंट सुनाता है जो कि अनलॉफुल है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है, तो फिर उसको क्या कर दिया जाएगा, उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, उसको एनल कर दिया जाएगा। और प्रोहिबिशन रिट इशू कर सकता है कौन उस केस में, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो फिर उस केस को ट्रांसफर कर दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास, ठीक है। इससे ही रिलेटेड, इससे से सिमिलर एक और रिट है, वो है सर्शियरी। सर्शियरी का मतलब है सर्टिफाई। इस केस में क्या होता है कि इस केस में सिमिलर है, ये सुप्रीम कोर्ट आ गया और अपना हाई कोर्ट, दैन अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, ठीक है। अब इस केस में क्या है, प्रोहिबिशन हमने क्या देखा था कि जजमेंट सुनाने से पहले था, है ना, यानी कि ये एक प्रिवेंशन की तरह यूज किया जाएगा, ठीक है, ये एक प्रिवेंशन की तरह यूज किया जाएगा कि जजमेंट सुनाने से पहले हम उसको मना कर रहे हैं, है ना। हम इस केस में हम क्या कर रहे हैं, जजमेंट सुनाने से पहले उसको मना कर रहे हैं लोअर कोर्ट्स को कि आप ये जजमेंट मत सुनाओ, ये आपके जुरिसडिक्शन में नहीं है। लेकिन सर्शियरी के केस में क्या होता है कि इस केस में हाई कोर्ट ऑलरेडी जजमेंट अपनी सुना चुका होता है, ठीक है, हाई कोर्ट अपनी जजमेंट दे चुका होता है, ठीक है, और केस की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो आगे शुरू हो चुकी होती हैं, ठीक है। तो यानी कि जब वो केस आगे मतलब आगे प्रोसीड कर चुका है, जजमेंट जो जितना भी आपके कोर्ट ऑफ होगा, मतलब बेंच ऑफ कोर्ट होगा, वो क्या करेगा, वो जजमेंट सुना दी उसने, ठीक है, उसने जजमेंट सुनाने के बाद ये रिट इशू जारी करता है कौन, सुप्रीम कोर्ट। डिफरेंस समझ आया कि प्रोहिबिशन में क्या है, जजमेंट सुनाने से पहले इशू किया जाता है प्रोहिबिशन, ठीक है, लेकिन सर्शियरी कब इशू किया जाता है, जजमेंट सुनाने के बाद, ठीक है। तो ये लेटर प्रोसेस है और ये बिफोर है, ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। सर्शियरी का मतलब क्या है, सर्टिफाई, यानी कि आपने जो जजमेंट सुनाई है उसको सर्टिफाई कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा, है ना। तो सर्टिफाई करने के बाद उसको अगर लगा कि अनलॉफुल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो उसको फिर एनल कर दिया जाएगा, उसको नलीफाई कर दिया जाएगा। क्लियर है, क्लियर हुआ इतना बात, समझ आया। नेक्स्ट क्वा वारंटो, ठीक है। सो क्वा वारंटो में आपको क्या लग रहा है, ये कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है ना, क्वा वारंटो। तो सिमिलरली यहाँ पे इसका लिटरल मीनिंग क्या होता है, बाय व्हाट अथॉरिटी, बाय व्हाट अथॉरिटी, ठीक है, बाय व्हाट अथॉरिटी। सो ये भी किसी गवर्नमेंट बॉडी के अगेंस्ट या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट इशू की जा सकती है, ठीक है, एक पर्सन के अगेंस्ट भी इशू करी जा सकती है। अगर आपको लग रहा है कि एक गवर्नमेंट, आप किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में गए, ठीक है, किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आप गए और वहाँ पे आपको लग रहा है कि जो पर्सन वहाँ पे चेयर पे बैठा हुआ है वो आपको अनलॉफुल लग रहा है, ठीक है, आपको लग रहा है कि ये इसकी अथॉरिटी नहीं है, लेकिन फिर भी वो उस चेयर पे बैठ के अपना डिसीजन वगैरह ले रहा है, ठीक है, कुछ पॉलिसी वगैरह बना रहा है, कुछ भी कर रहा है, ठीक है। तो मतलब कुछ भी इलीगल तरीके से अगर कोई किसी की पावर को यूज कर रहा है, ठीक है, इलीगल तरीके से अगर कोई अपनी पावर यूज कर रहा है, मतलब उसको वो उसकी चेयर है नहीं, मतलब वो एक्चुअल में, सपोज जैसे आपने कई एग्जांपल्स भी देखे हुए कि कुछ क्या है, फेक आईएएस ऑफिसर्स आ गए हैं, कुछ जैसे कुछ आईएएस ऑफिसर तो क्या लबासना ही पहुंच जाते हैं, है ना, ट्रेनिंग के लिए ही पहुंच जाते हैं, तो वहां से भी उनको फिर भगाया जाता है, मतलब निकाला जाता है। और कुछ मतलब काफी सारे केसेस हैं, अभी आप नेट पे यूट्यूब पे देखोगे तो आपको काफी सारे केसेस ऐसे मिल जाएंगे, है ना, कि आपको फेक आईएएस ऑफिसर्स मिल गए। तो ये जो होता है ये सेम आप इसको इससे रिलेट कर सकते हैं कि क्वा वारंटो में क्या होता है, बाय व्हाट अथॉरिटी, आप किस अथॉरिटी से इस चेयर पे बैठे हैं, ठीक है, यानी कि कुछ भी अगर कोई एक्शन ले रहा है तो उससे ये पूछा जा सकता है कि आपके पास अथॉरिटी क्या है, यानी कि किस अथॉरिटी से आप ये एक्शन ले रहे हैं पर्टिकुलर, और किस अथॉरिटी से आप इस चेयर पे बैठे हुए हैं, ठीक है। तो सिंपल सा था इसका, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। क्वा वारंटो में क्या है, बाय व्हाट अथॉरिटी, तो आप किसी से उसकी अथॉरिटी, उसकी लीगैलिटी पूछ रहे हैं, है ना, कि आपके पास क्या अथॉरिटी है इस चेयर पे बैठने की या डिसीजन लेने की, ठीक है। तो ये भी सिमिलरली आपका सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकता है किसी भी एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट या फिर एक पूरी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स और या फिर आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, लेकिन ये सिर्फ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट ही इशू की जा सकती है। क्लियर हुआ, तो ये हमारी 5 रिट खत्म होती हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है, जो हमने स्किप किया था ना, 5 रिट को हमने अच्छे से समझ लिया, अब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, विच रिट इज इशूड बाय हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट टू कंपेल एन अथॉरिटी टू परफॉर्म अ फंक्शन, ठीक है, टू कंपेल एन अथॉरिटी टू परफॉर्म अ फंक्शन, हम किसी को फंक्शन परफॉर्म करने के लिए कह रहे हैं, है ना, हम उसको कंपेल कर रहे हैं कि आप अपने फंक्शन को परफॉर्म करो। सो कौन सी, किसमें हम कमांड करते हैं, कमांड हम करते हैं किसमें, मैंडमस में। तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चन ये रेट से आते हैं ना, 5 रेट से, बहुत ही ईजी क्वेश्चन होते हैं, एक स्कोरिंग आपका ये एरिया है, ठीक है, आप इसको अच्छे से बस 5 रेट आपको समझनी है, और आई होप आपको काफी अच्छे से समझ आ गई होगी ये रेट।
और अब आप इनको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है बस, ठीक है। सो क्लियर हुआ ये वाला। हम इसमें क्या कर रहे हैं, परफॉर्म करने के लिए कह रहे हैं कि इसको फंक्शन को, है ना, यानी कि जो आपकी ड्यूटी है उसको आपको परफॉर्म करना है, कमांड करने के लिए कह रहे हैं, है ना। तो मैंडेमस वो रेट होती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव हैज बीन प्रोवाइडेड इन वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो हमने पढ़ा था ये कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, है ना, हमने इसको पढ़ा था कि ये कौन से आर्टिकल में दे रखा है ये। सो ये है अपना आर्टिकल नंबर 50, है ना, और 51 था अपना इंटरनेशनल पीस। याद आया कुछ, है ना। आर्टिकल 50 में हमने डील करा था कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, ये दोनों क्या है, एक इंडिपेंडेंट और अलग अलग पार्ट है ना, सेपरेटेड पार्ट्स हैं। सो आर्टिकल 50 आपको पता होगी 36 से 51 तक, है ना, 36 से 51 तक हमारा किसके अंदर आता है, डीपीएसपी के अंदर आता है ना। और फिर 51A जो है, यानी कि 51 आपका 51A है, वो किस में आता है, वो आपका फंडामेंटल ड्यूटीज हो गया इसमें, है ना। सो डीपीएसपी जो है वो कौन से पार्ट के अंदर आता है, अपना पार्ट 4, है ना, पार्ट 4 अपना डीपीएसपी है। तो इसमें हमसे ये पूछा है सिर्फ, तो ये आ गया डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। आर्टिकल भी आपको याद रखना है, आर्टिकल नंबर कौन सा है, 50 है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, आर्टिकल कौन सा है, 50 है, और पार्ट आ जाएगा ये डीपीएसपी। क्लियर, पार्ट 4। क्लियर हुआ, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ सिटीजन्स ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड एज मे बी रजिस्टर्ड एज अ वोटर। तो इसके अंदर आपको बैंकक्रप्ट, कन्विक्टेड और मेंटली अनसाउंड, तो आपका एनआरआई इसका करेक्ट आंसर है, यानी नॉन रेजिडेंट सिटीजन्स जो होते हैं। और ये आपका कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 8, ठीक है। इसमें आपको बात करेगी कि जो आपके एनआरआई हैं, ओसीआई हैं, ठीक है, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। सो एनआरआई हो या ओसीआई हो, वो उनको क्या होता है, उनके पास वोटिंग राइट्स होती हैं इंडिया की, ठीक है। वो लोग इंडिया में वोट कर सकते हैं या उनको, लेकिन इसका प्रोविजन क्या होता है कि उनको अपना इलेक्शन कमीशन से उनको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होता है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे, ठीक है। कोई भी अगर एनआरआई या फिर ओसीआई है तो उसके बाद वो क्या कर सकते हैं, वोटिंग अपनी दे सकते हैं, कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, विच ऑफ दीज इज नॉट इंक्लूडेड एज अ फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें से कौन सी फंडामेंटल राइट नहीं है। सो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14 है, उसके बाद ये आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 है, ये भी राइट टू इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क, ठीक है। ये आपका क्या है, फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन आपको कुछ याद आ रहा होगा, इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क, ये हमने कहाँ पे पढ़ा था। सो हमने डीपीएसपी में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, डीपीएसपी में नहीं पढ़ा था। क्लियर है, इक्वल वेजेस, ठीक है। जो हम और इसमें आर्टिकल भी बता दो, आर्टिकल कौन सा है, तो ये आर्टिकल 39 था, याद होना चाहिए आपको, ठीक है। जैसे हमने जिसमें हमने 6 कुछ चीज़ों की बात कर दी है ना, जिसमें फर्स्ट कौन सा था, लाइवलीहुड, फिर आपका आ जाएगा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, देन आपका थर्ड आ जाएगा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, है ना। फिर फोर्थ में आपका ये आता है इक्वल वेजेस एंड इक्वल वर्क, ठीक है, इक्वल वेजेस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी इन वर्क, है ना, इक्वल वेजेस और इक्वल अपॉर्चुनिटी इन वर्क। फिर आपका हेल्थ से रिलेटेड आ जाएंगे 2 पॉइंट्स, ठीक है, 5 और 6 आपका हेल्थ से रिलेटेड, यहाँ पे हेल्थ और चिल्ड्रन का न्यूट्रिशन से रिलेटेड था लास्ट पॉइंट, है ना। तो ये हमने आर्टिकल 39 में पढ़ा था, तो आपको याद होना चाहिए। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी, इसमें हमने काफ़ी मतलब ब्रीफली हमने इसमें जल्दी क्विकली एक आर्टिकल्स को डिस्कस किए थे इन सबको, और हमने डीपीएसपी को काफ़ी अच्छे से लर्न किया था, एक स्टोरी से, एक ट्रिक से हमने इसको लर्न किया था डीपीएसपी को। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो इसको भी आई बटन में इसका लिंक है, तो आप आई बटन में जाके इस वीडियो को चेक कर सकते हैं, ठीक है। आप इन ये बेसिक वीडियोज़ हैं, आर्टिकल्स हमने काफ़ी अच्छे से डिस्कस करे, तो आप इन वीडियोज़ को भी चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे, बिल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज कैन बी इनिशिएटेड ओनली इन लोकसभा, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लोकसभा में किस टाइप का बिल्स, मतलब ऐसा कौन सा बिल है, कौन से टाइप के बिल्स हैं जो सिर्फ लोकसभा में ही इनिशिएट हो सकते हैं। जैसे आपके बिल्स क्या होते हैं कि वो लोकसभा या फिर राज्यसभा किसी में भी इनिशिएट उनको किया जा सकता है, लेकिन पास वो दोनों हाउसेस से होने चाहिए, तभी वो जाके प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के लिए जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो मनी बिल होते हैं ना, अब मनी बिल किसके लिए हैं, मतलब ये किससे रिलेटेड होते हैं, मनी बिल आपके एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होते हैं, ठीक है ना, यानी जितना भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है तो उसके लिए अगर आपको, मतलब आपको अगर उसके लिए आपको एक बिल लाना है, ठीक है। आपको लेट्स सपोज कि आपने कुछ बजट में आपने कुछ अपने एक्सपेंडिचर कहा था, लेकिन अब आपको लग रहा है कि उसमें कम या फिर ज़्यादा कुछ करना चाहिए, तो उसके लिए आप बिल लेके आओगे, आप एक मनी बिल इंट्रोड्यूस करोगे, किसमें, लोकसभा में। अब ये बिल राज्यसभा क्यों इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि ये राज्यसभा का काम है ही नहीं। लोकसभा मतलब लोकसभा किसके पास है, यानी कि जो अभी रूलिंग पार्टी है ना, लोकसभा में उसी के ज़्यादा
मेंबर्स होंगे या फिर उसके ज़्यादा अगर मेजॉरिटी भी नहीं है सपोज उसकी, तो लोकसभा किसके पास है, यानी कि जो अभी रूलिंग पार्टी है जो रूल कर रही है अभी, ठीक है, उसमें या तो कोलिशन के साथ होगा या फिर अपना सेपरेट होगा गवर्नमेंट। तो लोकसभा का ही तो काम है ना, मतलब ये लोअर हाउस है, जितना भी गवर्नमेंट में काम होगा वो कौन करेगा, लोकसभा ही करने वाली है। राज्यसभा तो क्या है, एक मतलब ये राज्यसभा किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वो स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रही है। तो डिफरेंट स्टेट्स का काम थोड़ा ना ये सेंट्रल लेवल पे ये काम करना। सो इसलिए मनी बिल जब भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा वो लोकसभा के अंदर ही इंट्रोड्यूस किया जाता है सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद राज्यसभा में उसको जस्ट कंसेंट के लिए भेजा जाता है, और जब वहां से भी वो क्लियर हो जाता है तो उसको प्रेसिडेंट के कंसेंट के लिए भेजा जाता है। और मनी बिल की एक और खासियत है कि इसको प्रेसिडेंट ना रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकता, मतलब इसको प्रेसिडेंट को या तो साइन करने पड़ेंगे या फिर इसको विद होल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रेसिडेंट इसको रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकते। तो क्लियर हुआ इतना पार्ट कि मनी बिल जो है वो एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होता है, और क्योंकि एक्सपेंडिचर करने का हक किसके पास है, लोकसभा के पास है, यानी कि आपका जो गवर्नमेंट आपका रूल कर रही है उसके पास है ना। तो इसलिए ये बिल कहाँ पे लाया जाएगा, लोकसभा में इंट्रोड्यूस करा जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट 9th, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अ कोर्ट इशू फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने के लिए कोर्ट क्या इशू कर सकता है, एक रिट इशू कर सकती है। अब इसको फटाफट से देख लो। रिट इशू करने का जुरिसडिक्शन दोनों के पास है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को कौन से आर्टिकल में दे रखा है ये जुरिसडिक्शन, तो ये आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, एंड हाई कोर्ट के पास ये पावर है आर्टिकल 226 के तहत, ठीक है। तो याद रखना इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको मार्क कर लेना, लिख लेना अपने पास। आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट के पास ये पावर है, और आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है रिट इशू करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी अप टू व्हाट एज ऑफ चिल्ड्रन दे आर एक्सपेक्टेड टू बी प्रोवाइडेड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। तो हमने पढ़ा था डीपीएससी में ये, है ना। कौन सा आ जाएगा, देखो हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, 36 से स्टार्ट किया था। अब 36 के बाद 5 कब आएगा, 45 पे आएगा, तो यानी कि 45 वो है। क्योंकि हमने इसको कैसे याद किया था, हमने ऐसे याद किया था कि अपना जो हमारी जितने भी वेदास हैं उसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि बच्चों को 5 साल की उम्र से उनको वैदिक विजडम देना चाहिए, है ना। तो ये लिखा हुआ है हमारे जितने भी हमारे रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं उसमें ये लिखा हुआ है। तो 5 से हमने क्या उठाया, एजुकेशन उठाया, है ना। लेकिन इसमें एज क्या है, एज है उनकी 6 to 14 ईयर्स, ठीक है। 6 to 14 ईयर्स उनकी एज है। क्लियर हुआ। तो 6 to 14 ईयर्स एज, और अब ये क्या है अपना राइट टू एजुकेशन क्या है, एक्ट भी आया था, है आपको पता होगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, कब, 2002 में, ठीक है, जिसमें अपना आरटीआई आया था, राइट टू एजुकेशन, आरटीई सॉरी, राइट टू एजुकेशन। क्लियर हुआ। तो 6 से 14 साल तक की एज प्रिस्क्राइब्ड है उसके अंदर। तो हमें क्या पूछा इसने हमारे अपर पूछा ना, अप टू व्हाट एज, तो इसमें आ जाएगा 14 ईयर्स, ठीक है, 6 to 14 ईयर्स। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म सेक्युलर वॉज एडेड इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय, तो कौन से अमेंडमेंट हुआ था, 42nd अमेंडमेंट हुआ था, कब हुआ था, 1976 में। और इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें क्योंकि काफी सारे अमेंडमेंट्स हुए थे। क्लियर है। और सेक्युलर के साथ हमने सोशलिस्ट को भी ऐड किया था, और एक टर्म हमने इंटेग्रिटी भी ऐड किया था इसके अंदर। क्लियर है। नेक्स्ट 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, तो राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू लिबर्टी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ये भी है, राइट टू प्रॉपर्टी। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा एक, अब जो है ये हमारा एक लीगल राइट है, ठीक है। ये पहले हमारा फंडामेंटल राइट के अंदर था, लेकिन फिर इसको हटा दिया गया था, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट कर दिया गया था, और अभी हमारा एक लीगल राइट है जो कि आर्टिकल 300A में डाला गया है इसको, ठीक है। 300A में ये हमारा क्या है, लीगल राइट है, राइट टू प्रॉपर्टी। पहले ये फंडामेंटल राइट था। क्लियर है। नेक्स्ट 13, which of the following writs or orders of the High Court or Supreme Court is sought to get an order of an authority quashed, ठीक है। इसमें क्या कर रहे हैं, किसी ने क्या कर दिया, किसी अथॉरिटी ने ऑर्डर दे दिया, तो उस ऑर्डर को क्वाश करवाना है ना, उस ऑर्डर को मतलब कि उसको नलीफाई करवाना है, उसको एनल करवाना है, ठीक है। तो क्वाश करवाना है जब भी ऑर्डर किसी अथॉरिटी का, तो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट कौन से रिट इशू कर सकती है, जल्दी से बताओ। ऑर्डर इशू कर चुका है, तो कर चुका है इसलिए कौन सा इशू करेगा, सर्चरी, ठीक है। टू गेट एन ऑर्डर क्वेश्ड, यानी ऑर्डर को क्वेश कब करवाएंगे, जब ऑर्डर ऑलरेडी इशू हो चुका होगा तभी तो उसको क्वेश करवाया जाएगा। सो क्वेश करवाया जाएगा किसके, तो इसमें कौन सी रिट इशू की जाएगी, सर्चरी। अगर ऑर्डर अभी इशू नहीं हुआ है ना, तो फिर वो ऑर्डर पहली बात तो कहलाएगा ही नहीं, क्योंकि ऑर्डर अभी इशू नहीं हुआ।
सो उस केस में अगर मतलब अभी इशू नहीं हुआ है, ऑर्डर दिया नहीं है, तो उस केस में प्रोहिबिशन लग सकता है, क्लियर है। लेकिन अगर ऑर्डर दे दिया गया है तो उसमें अथॉरिटी को क्वाश करवाने के लिए क्या इशू किया जाएगा, सर्शियरी, क्लियर। नेक्स्ट 14, सिविल इक्वालिटी इम्प्लाइज, सो सिविल इक्वालिटी मीन्स अपना इक्वल अपॉर्चुनिटी, ठीक है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन ऑल सेक्टर्स, ठीक है, इन ऑल सेक्टर्स, यानी जो सिविलियंस हैं उनको क्या देनी है, इक्वालिटी देनी है, ठीक है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी देनी है इन ऑल सेक्टर्स, क्लियर। नेक्स्ट 15 of the following words in the preamble of the constitution which was not inserted through the constitution 42nd amendment act, ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऐड नहीं किया था हमने, क्योंकि हमें पता है कि 3 वर्ड्स ऐड हुए थे, ठीक है ना, तो एक वर्ड होगा ऑब्वियसली जो नहीं ऐड हुआ, तो वो था डिग्निटी ऐड नहीं किया गया था, ठीक है। हमने इसको अभी 2-3 बार डिस्कस कर लिया हमने इस क्वेश्चन को कि सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, ये तीनों वर्ड ऐड किए गए थे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि कब आया था, 1976 में आया था, क्लियर है। तो इसमें ये 3 वर्ड ऐड करे गए थे अपने प्रियम्बल में, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, क्लियर। नेक्स्ट 16, एंड इन पार्लियामेंट कैन रीनेम और रीडिफाइन अ बाउंड्री ऑफ अ स्टेट बाय, कौन सी मेजॉरिटी इसमें से पूछ रहा है, ठीक है। सो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। अब इसके अंदर देखो, रीनेम कर सकता है, किसी रीनेम करने की बात चल रही है और बाउंड्री को रीडिफाइन करने की बोली है किसी स्टेट की, ठीक है, बाउंड्री ऑफ अ स्टेट। सो ये हमारा क्या है, एक इंटरनल हमारा प्रोसेस है, मतलब हमारी अंदर की बात, इंडिया के अंदर की बात है ना, तो कौन सा आर्टिकल आएगा, आर्टिकल, चलो मैं इतना बताया तो आर्टिकल 2 या फिर 3, 2 ऑप्शन है आपके पास, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3, बस इतने में से ही बता दो एटलीस्ट। तो इस केस में क्या होगा, आर्टिकल 3 आएगा आपका। आर्टिकल 2 क्या था, जब हम एक्सटर्नल बाउंड्री चेंज कर रहे हैं, मतलब ये पूरा इंडिया का जो मैप है, ठीक है, ये इंडिया का कुछ इस तरीके से मैप है, ठीक है, जब हम इसकी इंटरनल बाउंड्री को चेंज कर रहे हैं, जब हम इसकी एक्सटर्नल बाउंड्री को चेंज कर रहे हैं, यानी कि जब हम यहाँ पे सपोज हमने इतना एरिया और ले लिया इंडिया के अंदर, तो ये आएगा आर्टिकल 2 के अंदर। लेकिन जब हम इसकी इंटरनल बाउंड्रीज में क्या कर रहे हैं, इनको मिला रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, रीनेम कर रहे हैं, रीडिफाइन कर रहे हैं, तो ये आपका फॉल करेगा आर्टिकल नंबर 3 के अंडर, क्लियर हुआ, पढ़ा था हमने इसको। तो इसके लिए किस टाइप की मेजॉरिटी चाहिए होती है, तो इसमें सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है। चलो थोड़ा सा समझ लेते हैं मेजॉरिटी को भी, ठीक है, फटाफट से, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये एसएससी के लिए, लेकिन ठीक है, एक बार समझना ठीक ही रहता है। सबसे पहले देखो सिंपल मेजॉरिटी क्या होती है। एक हम सिंपल सा एग्जांपल लेंगे लोकसभा का। लोकसभा में आपके क्या होता है कि टोटल जो आपकी सीट्स हैं, जो एलोकेटेड सीट्स हैं, वो कितनी हैं, 552 सीट्स हैं। लेकिन अभी करंट स्ट्रेंथ क्या है लोकसभा की, तो 545 स्ट्रेंथ है, ठीक है, ये क्या है, करंट स्ट्रेंथ है। अब सिंपल मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है कि जितने भी उस टाइम उस दिन पे मेंबर्स जो होंगे प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है, प्रेजेंट एंड वोटिंग जो होते हैं, उसमें आपको बस मेजॉरिटी चाहिए, यानी कि प्रेजेंट एंड वोटिंग जो है उसमें से आपको 50% + 1 चाहिए होता है। अगर इतने आपको वोट मिल गए तो इसका मतलब आपको क्या है, मेजॉरिटी मिल गई, उस दिन आप इसमें आपका जो बिल है वो पास हो सकता है, आप जीत गए इसको, ठीक है, सिंपल मेजॉरिटी। अब देखो सपोज करो कि 545 टोटल स्ट्रेंथ है और लेट्स सपोज कि उस दिन 45 जो लोग थे वो या फिर सब ऐसे मानो कि आपके जो 20 लोग हैं, ठीक है ना, 20 आपके क्या है, एब्सेंट है, ठीक है, उस दिन वो किसमें लोकसभा उस दिन आई नहीं वो, ठीक है, तो 20 आपके इसमें से एब्सेंट है। और उसके बाद जो आपके ये हम मान के चलते हैं कि जो 25 है उन्होंने अब्सटेन कर लिया फ्रॉम वोटिंग, ठीक है, उन्होंने मना कर दिया कि हम इस बिल के लिए हम वोट नहीं करेंगे, ठीक है, उन्होंने अब्सटेन कर लिया वोटिंग से, ठीक है। अब आपके पास देखो प्रेजेंट एंड वोटिंग कितने बचे, तो सबसे पहले प्रेजेंट एंड वोटिंग हमारे पास कितने बचे, देखो 20 और ये 25, 45 इसमें चले गए, तो हमारे पास 500 ऐसे कैंडिडेट्स बचे जो कि प्रेजेंट है एंड वोटिंग है, ठीक है, यानी कि वो वोट दे रहे हैं और प्रेजेंट है, तो ये मतलब होता है प्रेजेंट एंड वोटिंग का, क्लियर हुआ इतना। तो 500 में से हमें क्या चाहिए, 51 चाहिए, है ना, तो 50% कितना हो गया, 250 और +1, यानी कि अगर हमें 251 वोट्स मिल गए तो हमारा उस दिन का बिल वो पास हो जाएगा और हम इसको रीडिफाइन कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं बाउंड्री को, क्लियर हुआ, इतना बात समझ आ गया। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्या होती है ना, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में आपको जितनी भी उसकी स्ट्रेंथ है ना, जितनी भी उसकी स्ट्रेंथ है उसका आपको 50% + 1 चाहिए, यानी कि आपको इसमें अभी तो यहाँ पे क्या था, हमने पहले एब्सेंट भी हटा दिया और उसके बाद हमने ये 25 भी हटा दिए, है ना, लेकिन उसमें क्या होगा कि मेजॉरिटी में इस केस में आपको क्या चाहिए कि जितने भी ये उसकी करंट स्ट्रेंथ है उसमें आपको 50% + 1 चाहिए होता है, ठीक है। और यहाँ पे तो 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स वोटिंग, ठीक है, ये तो क्लियरली समझ ही आ रहा है।
अब ये जो है अपना 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स वोटिंग एंड एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ऑफ इट्स टोटल मेंबर्स, ये आपका चाहिए होता है जो हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर रहे होते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था जब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जाता है तो इतना ईजी नहीं होता कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना, उसमें स्पेशल टाइप ऑफ क्या लगती है, मेजॉरिटी लगती है। तो ये दो टाइप की मेजॉरिटी लगती है, एक तो 2/3 मेजॉरिटी लगती है ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग। ठीक है, यानी कि प्रेजेंट इन वोटिंग है उसमें से 2/3 चाहिए। उसके बाद एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए ऑफ इट्स टोटल मेंबरशिप। ठीक है ना, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्या होती है, जितनी भी उसकी करंट स्ट्रेंथ है। ठीक है, जैसे अगर लोकसभा में हम पास करवाए तो लोकसभा में क्या है 545 उसकी करंट स्ट्रेंथ है, तो इसमें से भी हमें क्या चाहिए, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए। इसका मतलब 50% + 1। समझ आया इस केस का भी, क्लियर है। ये अमेंडमेंट के लिए चाहिए होती है ये वोटिंग, ये वाली मेजॉरिटी। ठीक है, तो चलते हैं आगे फटाफट से। क्वेश्चन अपना नेक्स्ट आ जाता है 17, विच इज द सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर इन इंडिया। सो पॉलिटिकल पावर का इंडिया में सोर्स क्या है, सो इट इज वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी कि जो इंडियन पीपल है वही पॉलिटिकल पावर का एक्चुअल सोर्स है। ठीक है, क्योंकि क्या हो रहा है कि यहाँ पे हम लोगों की वजह से क्या हो रहा है, ये जो गवर्नमेंट है, जो जितनी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इलेक्ट होके आ रही हैं, किसकी वजह से, हम लोगों की वजह से, है ना। तो पॉलिटिकल पावर जो भी एक्सरसाइज कर रहा है वो किसकी वजह से कर रहा है, इंडियंस की वजह से, सिटीजन्स की वजह से कर रहा है। ठीक है ना, यानी कि जो भी पार्टी अभी पावर में है वो किसकी वजह से पावर में, सिटीजन्स की वजह से पावर में। ठीक है, नेक्स्ट 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिटिकल राइट। ठीक है, पॉलिटिकल राइट आपका किससे डील करेगा, यानी आपका एक गवर्नेंस से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, पॉलिटिकल कुछ भी चीज़ अगर पॉलिटिकल है इसका मतलब उसका किससे रिलेशन होना चाहिए, उसका गवर्नेंस से रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, सो राइट टू फ्रीडम ये हमारा पर्सनल है। ठीक है, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शंस, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। तो पॉलिटिकल राइट क्या है कि राइट टू कंटेस्ट इलेक्शंस। ठीक है, इलेक्शन से रिलेटेड कि आप इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं और दूसरा आप वोट भी दे सकते हैं, तो ये आपके क्या हैं, पॉलिटिकल राइट्स हैं आपके। ठीक है, उसके बाद इक्वालिटी बिफोर लॉ और राइट टू लाइफ, ये हमारी क्या है, ये हमारी फंडामेंटल राइट्स हैं। क्लियर, नेक्स्ट 19, फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया आर गारंटीड बाय इट थ्रू। तो फंडामेंटल राइट्स को कौन गारंटी करता है ना, तो ये आ जाता अपना आर्टिकल नंबर 32। ठीक है, कि फंडामेंटल राइट्स किसी की वॉलेट नहीं होंगी, ये इसकी गारंटी किसने दी है, तो ये दिया आपने आर्टिकल नंबर 32, दैट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, और जिसको डॉक्टर BR अम्बेडकर ने क्या बोला है, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिख लेना इसको भी, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट 20, which of the following writs of the high courts or the supreme court is sought to produce in the court a person suspected to be missing or in custody। समझ आ गया होगा आपको कि कौन से रेट की बात कर रहा है, वो बात कर रहा है प्रोड्यूस्ड इन द कोर्ट अ पर्सन, यानी कि एक पर्सन को कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करने की बात कर रहा है। सस्पेक्टेड टू बी मिसिंग, या तो वो मिसिंग है और या फिर कस्टडी में है। ठीक है, तो इन दोनों ही केस में कौन से रेट इशू की जा सकती है, हबीस कॉर्पस। ठीक है ना, पढ़ा था हमने अभी। नेक्स्ट 21, टू विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्स द प्रेसिडेंट मस्ट अकॉर्ड हिज सैंक्शन विदाउट सेंडिंग इट बैक फॉर फ्रेश रिकंसिडरेशन। तो अभी हमने इसको डिस्कस भी किया था, अभी जब मनी बिल हमने डिस्कस किया था तब हमने इस बात को देखा था कि प्रेसिडेंट रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकते कौन सा बिल को। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्स ऑफ द प्रेसिडेंट मस्ट अकॉर्ड हिज सैंक्शन बिफोर सेंडिंग इट फॉर फ्रेश कंसिडरेशन। ठीक है, तो अपना असेंट देना पड़ेगा किसके केस में, मनी बिल्स के केस में। ठीक है, उसको रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकते, बाकी जो बिल्स होते हैं उनको रिकंसिडरेशन के लिए भेजा जा सकता है। ठीक है, फिर उसमें अगर कुछ भी चेंजेस करने होंगे तो वो किए जाएंगे, अदरवाइज बिल को एज इट इज फिर से दोबारा प्रेसिडेंट के पास भेज दिया जाएगा उनके साइन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट 22, वेयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज इकोनॉमिक जस्टिस बीन प्रोवाइडेड एज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, सो इकोनॉमिक जस्टिस की बात कहाँ पे कही गई है, सो डेफिनेटली मैंने फंडामेंटल राइट्स में तो इसकी बात नहीं करी गई है ना, तो फंडामेंटल राइट्स में नहीं बात करी गई, तो फंडामेंटल राइट्स वाले ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। सो इकोनॉमिक जस्टिस की बात कहाँ पे करी गई थी, आपको याद आना चाहिए आर्टिकल नंबर 41। ठीक है, 1 से हमने याद किया था सन, और सन से हमने याद किया था राइट टू वर्क, है ना, वर्क। फिर उसके इसमें ह्यूमेन कंडीशंस भी आ जाती है वर्क की 42 के अंदर, है ना, 42। फिर 43 के अंदर आपका आ जाता है 43 और 43A, ये दोनों आपके आ जाते हैं किससे, वेजेस से रिलेटेड, है ना, कि वो पेड़ के नीचे बैठ के कहना था, पैसे गिनना था, तो ये आपका वेज से रिलेटेड आ गए। सो इकोनॉमिक जस्टिस की बात जो करी गई है वो इन आर्टिकल्स में करी गई है 41, 42, 43। ठीक है, तो ये आपके आते हैं DPSP के अंदर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर। नेक्स्ट 23, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन्यूमरेटेड एज अ राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो पॉलिटिकल एंड सोशल राइट, एजुकेशनल राइट, इकोनॉमिक राइट। तो इकोनॉमिक राइट जो है वो आपका किसके अंदर नहीं है, इज नॉट एन्यूमरेटेड एज अ राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
तो इकोनॉमिक जो राइट है वो क्या है, एक जस्ट एक डायरेक्टिव है, क्योंकि वो हमने देखा अभी लास्ट क्वेश्चन हम देखा वो किसके अंदर है, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर है, ठीक है ना। तो इसलिए वो सिर्फ इकोनॉमिक राइट जो है वो कहाँ पे नहीं दिखा दिया हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया हुआ, वो अपने किस में आएगा, अपने डीपीएसपी के अंदर आएगा वो। क्लियर हुआ। तो मतलब कौन सा राइट नहीं दिया हुआ, जैसे पॉलिटिकल राइट है तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, आपका जैसे इसमें आपका वोटिंग आ गया है ना, वोटिंग वाला आ गया। और एजुकेशनल राइट आपका किसके अंदर दे रखा है कि आपको राइट टू एजुकेशन है, ठीक है, ये तो अपना फंडामेंटल राइट है ही है ये भी, और राइट टू रिलीजन भी आपका फंडामेंटल राइट के अंदर आता है, ठीक है। लेकिन इकोनॉमिक राइट जो है वो किस में आता है, अपना डीपीएसपी में आता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें से कौन सा वर्ड अपने प्रीएम्बल में नहीं है, जस्टिस है, फ्रेटर्निटी है, और उसके बाद एडल्ट फ्रेंचाइज, ये टर्म नहीं है, ठीक है। एडल्ट फ्रेंचाइज क्या है कि जो इसका मीनिंग क्या होता है कि जितने भी लोग 18 ईयर्स से अबव हैं, ठीक है, वो उनको क्या होती है, उनके पास वोटिंग राइट्स हैं। क्लियर, ये समझ आया। और उसके बाद इक्वालिटी ऑफ पोजीशन, ये इक्वालिटी ऑफ पोजीशन यानी कि इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, तो ये भी हमारे पास क्या है, फंडामेंटल राइट्स में है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट 25, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज माइनॉरिटीज ऑन द बेसिस ऑफ। तो माइनॉरिटीज के लिए अपने पास कौन से आर्टिकल्स हैं, तो याद करो अपने पास हमारे यहाँ पे 25, 26, 27, फिर वो रिलीजन से रिलेटेड आ रहा है 28, तो यहाँ पे अपना 29 और 30, ठीक है, 29 और 30 जो है वो किससे रिलेटेड है, माइनॉरिटी से रिलेटेड है ये दोनों आर्टिकल्स, ठीक है, ठीक है ना। इसमें मैंने पढ़ा था कि यहाँ पे क्या है, माइनॉरिटीज के पास है पावर कि वो अपने इंस्टीट्यूशन को सेटअप कर सकती हैं, और इसमें 30 में क्या था, अटेंडेंस से रिलेटेड था, है ना। तो ये किस बेसिस पे हमने माइनॉरिटीज को क्लासीफाई किया इंडिया के अंदर, तो ये है परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अ ग्रुप टू द टोटल पॉपुलेशन, यानी कि पॉपुलेशन के बेसिस पे किया, ठीक है, रिलीजन के बेसिस पे नहीं किया ऑब्वियसली यहाँ पे, और कास्ट के बेसिस पे भी नहीं किया, कलर के बेसिस पे नहीं किया, पॉपुलेशन के बेसिस पे किया है, और हमने लैंग्वेज के बेसिस पे किया है, ठीक है। लैंग्वेज और पॉपुलेशन यहाँ पे की सिमिलर मीनिंग देगा, क्योंकि जब पॉपुलेशन कम है तो ऑब्वियसली उसकी लैंग्वेज भी जो है वहाँ पे जो लैंग्वेज स्पीकिंग लोग हैं वो भी कम होंगे, है ना। तो सीधा इसका रिलेशन किससे है, पॉपुलेशन से। यानी कि अगर पॉपुलेशन कम है, टोटल पॉपुलेशन जो भी है उसमें से पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर ग्रुप की जो पॉपुलेशन है, ठीक है, पर्टिकुलर कल्चर से कोई पर्सन बिलोंग कर रहा है तो उसकी पॉपुलेशन क्या है, तो उससे हमने क्लासीफाई किया है किसको, माइनॉरिटीज को। क्लियर हुआ। नेक्स्ट 26, अ रिट ऑफ मैंडेमस कैन बी इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट टू, ठीक है, मैंडेमस अभी ये हमने डिस्कस भी किया था इसको मैंडेमस में, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट किसको इशू करी जा सकती है मैंडेमस, एन ऑफिशियल टू परफॉर्म पब्लिक ड्यूटी करी जा सकती है क्या, बिल्कुल करी जा सकती है। प्राइम मिनिस्टर को करी जा सकती है क्या, टू डिसॉल्व द कैबिनेट, नहीं। कंपनी टू रेज वेजेस नहीं किया जा सकती, अभी हमने डिस्कस किया था कि इसको प्राइवेट कंपनी के अगेंस्ट तो किया ही नहीं जा सकता, ठीक है। गवर्नमेंट टू पे द सैलरीज टू एम्प्लॉयज, नहीं, ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए नहीं किया जा सकता इसको, ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए इसको किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। मैंडेमस का मतलब हम कमांड कर रहे हैं, टू कमांड एन ऑफिशियल टू परफॉर्म पब्लिक ड्यूटी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 27, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर इंक्लूडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम जब पढ़ रहे थे अपने आर्टिकल सब डिस्कस किया था कि फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से आर्टिकल में है, सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे, आर्टिकल नंबर 51A। क्लियर है। उसके बाद ये इसमें कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, तो इसमें है 11 फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। क्वेश्चन सिर्फ इतना ही पूछा जाता है, या तो आपसे आर्टिकल पूछ लेगा या फिर आपसे ये पार्ट पूछ लेगा, ठीक है, और या फिर आपसे क्या पूछ लेगा, आपके कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे पास कितनी है, तो ये है 11, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट 28, द राइट टू वोट इन इलेक्शंस टू पार्लियामेंट इज अ, यानी कि राइट टू वोट क्या है हमारा, कौन सा राइट है, फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लीगल राइट है, नेचुरल राइट है। तो हमारा क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। राइट टू वोट हमारा क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। क्लियर। और ये हमें कौन से आर्टिकल में दे रखा है, तो आर्टिकल 326 में ये हमें गिवन है, ठीक है, आर्टिकल 326, और पार्ट अपना आता है 15। पार्ट अपना 15 क्या है, इलेक्शन से रिलेटेड है ना। तो पार्ट 15 इलेक्शन से रिलेटेड है, उसमें आर्टिकल 326 के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है, राइट टू क्या है, राइट टू वोट है। क्लियर। 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। सो राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू प्रॉपर्टी नहीं है, फ्रीडम है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है। क्लियर। तो राइट टू प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, ये हमारे एक लीगल राइट है, ठीक है, फंडामेंटल राइट नहीं है, ये अब एक लीगल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, द फंडामेंटल राइट्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन आर इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। तो फंडामेंटल राइट्स हमने कहाँ से अडॉप्ट किए हैं, हमने ये इसको यूएसए से अडॉप्ट किए। क्लियर। नेक्स्ट, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन द पावर टू इशू रिट ऑफ हिबियस कॉर्पस इज वेस्टेड इन, ठीक है, हाई कोर्ट सलोन, सुप्रीम कोर्ट सलोन, बोथ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, तो ये दोनों के पास है अथॉरिटी। सुप्रीम कोर्ट के पास कौन से आर्टिकल के तहत है, तो आर्टिकल 32, और हाई कोर्ट के पास आर्टिकल कौन सा अपना, आर्टिकल 226। क्लियर।
यानी हाई कोर्ट 226 के तहत इशू कर सकता है राइट, और सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत इशू कर सकता है क्या, राइट, रेट्स। नेक्स्ट 32, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बुल वॉक ऑफ पर्सनल फ्रीडम। ठीक है, बुल वॉक ऑफ पर्सनल फ्रीडम यानी कि आपका पर्सनल फ्रीडम किस केस में आपका वॉयलेट हो रहा है, तो ये आपका आता है किस में, हबीस कॉर्पस में। क्योंकि इस केस में क्या था कि आपको मतलब कोई भी आपको आके उठा के ले गया था, है ना, आपका पर्सनल फ्रीडम इसमें वॉयलेट हुआ था, तो इसलिए ये इस केस में क्या है, हबीस कॉर्पस, यानी इसमें क्या है, ब्रिंग द बॉडी, उस बॉडी को लेके आएंगे जिसका आपने फ्रीडम को वॉयलेट किया है ना। हमारा पर्सनल फ्रीडम इसमें वॉयलेट हो रहा है, यानी कि कोई भी आएगा ऐसे तो उठा के ले जाएगा हमें, कभी उसकी मर्जी हुई, है ना, तो इसमें आपका पर्सनल फ्रीडम इस केस में आपको वॉयलेट हो रहा है। नेक्स्ट 33, द रिट्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स आर इशूड बाय। ठीक है, तो रिट्स को कौन इशू करता है, द सुप्रीम कोर्ट। क्लियर। नेक्स्ट 34, evaluate the following statements. The legal interpretation of equality is chiefly influenced by equality before law and equal protection of laws. ठीक है, आर्टिकल 14 है ये, है ना। उसके बाद इक्वालिटी बिफोर लॉ मीन्स रूल ऑफ लॉ, तो ये भी सेम है। ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ का हमने मीनिंग देखा था जब हम आर्टिकल 14 डिस्कस कर रहे थे, हमने इस चीज़ को समझा भी था कि इक्वालिटी बिफोर लॉ और रूल ऑफ लॉ ये दोनों क्या हैं, सेम है आर्टिकल 14 के अंदर ही। तो इसमें क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर अपना ये आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 बोथ आर करेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट 35, अ रिट इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट कंपेलिंग अ क्वासी जुडिशियल या फिर पब्लिक अथॉरिटी टू परफॉर्म इट्स मैंडेटरी ड्यूटी। आ गया, ये आंसर आ गया होगा अब तक तो, है ना। किसके लिए क्या कर रहे हैं, परफॉर्म इट्स मैंडेटरी ड्यूटी, अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए। ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए क्या इशू किया जाता है, मैंडेमस। क्लियर। ठीक है, क्वासी जुडिशियल या फिर पब्लिक अथॉरिटी के। क्वासी जुडिशियल कौन सी होती है, जुडिशियल होगी कि जिसमें आपके आगे प्रॉपर, जिसमें आपके कोर्ट्स आ गए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। ठीक है, जुडिशियल ये होगी। क्वासी जुडिशियल आपके जिसमें आपके इसमें ट्राइब्यूनल्स वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, यानी जिनके पास ये अथॉरिटी होती है कि वो भी कुछ सर्टेन उनका एरिया होता है, उन एरिया में उस केसेस में वो क्या कर सकते हैं, अपने जजमेंट सुना सकते हैं। ठीक है, सो ये हो जाते हैं क्वासी जुडिशियल। जैसे आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होता है उनको भी क्या करना होता है, उनको भी अपना मतलब एक उनका प्रॉपर कोर्ट होता है, मतलब जहाँ पे वो बैठ के अपनी जजमेंट्स वगैरह देते हैं। ठीक है, तो ये काम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी करना पड़ता है। और ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई, तो मैंडेमस इसका करेक्ट आंसर हुआ। तो आई थिंक ये लास्ट, हाँ, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज का। तो आज के हमने 35 क्वेश्चंस कवर किए। आई होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ आए होंगे। आज के 35 क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि एक तो इसमें हमने क्या कवर किया, इसमें हमने रिट कवर किया, इंपॉर्टेंट पार्ट जो था वो हमने रिट आज के 35 क्वेश्चंस में समझे अच्छे से। ठीक है, तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा, आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो आप इस सेशन को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। आप लोग हमारी वेबसाइट edimo.in को चेक कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, edimo ऑफिशियल, इन सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो इतना ही रखते हैं अपना आज का सेशन। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जय हिंद।